नाज़रीन, प्रोग्राम समात के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर इम्तियाज। आज का समात जो है वो मुल्की हालात पर से शुरू करना चाहेंगे क्योंकि आज एक काफी संगीन खबर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कलमदान संभाला था तो दावे ये करते थे कि बैरूनी कर्जे जो हैं वो बहुत कम लिए जाएंगे। ये भी कहते थे कि अगर कोई वज़ीर आज़म जो है वो कर्जे लेता है तो वो करप्ट होता है, अपनी आवाम को जो है वो बोझ डालते हैं। माजी की हुकूमतों पे भी काफी तनकीद की गई कि मोटरवे गिरवी रख दी कर्जे लेने के लिए, डॉलर को स्टेबल करने के लिए आईएमएफ के साथ डील कर ली। लेकिन आज एक खतरनाक रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की जानिब से कि एक साल के दौरान पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा जो कर्ज है उसमें 3,692 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के जिम्मे बैरूनी कर्जों में 991 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि मुकामी कर्जों के हुजम में 2,700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। काफी एक संगीन खबर है, इसी से ही आगाज करेंगे प्रोग्राम का। पैनल में मौजूद होंगे मुनीबुल हक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सहाफी भी हैं, और इनसे जानेंगे इस हवाले से। हनीफ अंजुम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या मामला है, कैसे हुआ और इतने कर्जे कैसे बढ़ गए। नदीम कासिम खान साहब हैं और ये चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। मुनीबुल हक साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बेतहाशा दावे करते थे इमरान खान साहब जो है वो कर्जे नहीं लेंगे और जो है वो अपने कर्जे भी जो पहले रखे हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर कर्जे हैं जिनका माजी की हुकूमतों पे डालते थे सारा बोझ, कर्जे लिए, ज्यादा लिए और इतने लिए कि पाकिस्तान जो है वो और बोझ तले दब गया। ऐसा हुआ क्यों सर? देखिए, इसका जवाब देने के लिए जो माजी की गलत पॉलिसी है, हमें उसका अंदर जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। सही। लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में गोश गुजारिश करता चलूं कि हुकूमत के पास कोई मौजूदा हुकूमत के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फारिग है हुकूमत की तरफ से। आप जिस अंदाज में मामला चला रहे हैं ये डे टू डे अफेयर्स है, आपके पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जो कर्जे जो फिगर्स आपने दिए हैं ये तो होने ही होने थे। अब हालत यह है कि हम कर्जों पर कर्जे का सूद दे रहे हैं कि जो हमने कर्जे लिए हैं उन कर्जों का सूद देने के लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। ये सूरत हाल है हमारी। अब देखिए, ये सिस्टम जब तक उस वक्त तक चलेगा जब तक आपके यहाँ टैक्स कलेक्शन का जो निजाम है वो ठीक नहीं होता, आपके यहाँ जो गैर तरक्याती अखराजात हैं वो कम नहीं होते, आपके यहाँ जब तक एक पार्लियामेंट के अंदर ये डिबेट नहीं होगी कि आप अपनी इकोनॉमी को किस तरह सिंक्रोनाइज करेंगे आपके हालात के साथ, तब तक जो है वो ये सब कुछ चलता रहेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप पार्लियामेंट में एक डिबेट करें अपोजिशन के साथ। अपोजिशन 10 आदमी बैठती है नहीं, अपोजिशन किसके साथ डिबेट देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, ये इनिशिएटिव लेना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो फिर अपोजिशन रेसिप्रोकेट। गवर्नमेंट भी तो मैं ना मानूं कि रट पे अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। देखिए, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो और तरह का गेस्चर होता है, लेकिन जब आपने गवर्नेंस फराहम करनी होती है, जब आपने हुकूमत चलानी होती है तो आपका पोस्चर और तरह का होना चाहिए। हुकूमत चलाने के लिए आपको बड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है, बड़ा लचक रखनी पड़ती है, जो कि मौजूदा हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जब से पार्लियामेंट बनी है 2.5 साल में एक भी अच्छी डिबेट नहीं हुई, सुनने को आई। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ डेगड्रॉन है। वो कहती है कि अपोजिशन करप्ट है। देखिए, अगर अपोजिशन करप्ट ही हो तब भी सिस्टम की बेहतरी के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए उसको ऑन बोर्ड रखना पड़ता है। अब आप ये यहाँ ये देखिए कि 2.5 साल में आज तक सिवाय बजट के कभी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो डिस्कस नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूं कि ये मसला हल हो सकता है, टैक्स कलेक्शन के निजाम को बेहतर बनाया जाए, गैर तरक्याती अखराजात जो है वो कम किया जाए और अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए, और अपोजिशन को एतमाद में लेके ये फैसला ईवान में किया जाए तो कोई वजह नहीं है मसला हल ना हो सके। अच्छा, मुझे हनीफ अंजुम साहब ये बताइएगा कि बड़े दावे करते थे इमरान खान साहब कर्जे नहीं लेंगे और इतने ज्यादा कर्जे ले लिए, वजह क्या बनी है, क्यों लिए गए इतने कर्जे, क्यों मुल्क को डुबोया गया है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जब से बना है, आप देखिए कि हमारा जो 5 ईयर प्लान होता है वो उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जाता। और स्पेशली जब आप देखते हैं अयूब खान दौर से आगे तो भट्टो का दौर आता है, उसमें 5 ईयर प्लान, उसके बाद वो आगे सही तरह बने नहीं और ना ही उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है। और जो मौजूदा हुकूमत है इसकी तरफ अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे एक यूटोपियन वर्ल्ड इन्होंने बनाई हुई थी इलेक्शन में, इसमें हुकूमत में आने से पहले, और जितनी भी इन्होंने बातें की वो सारी किसी ख्याली दुनिया की जैसे बातें थी। इनको ऑन ग्राउंड चीज़ों का शायद इल्म ही नहीं था, जिसका भी इमरान खान साहब खुद मान भी रहे हैं कि जी हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतनी ज़्यादा आबादी है और यहाँ पे क्या मसाइल है। हालांकि एक आम कॉमन सेंस से भी पता चलता है कि जिस मुल्क की आबादी इतनी है उसकी जीडीपी कहाँ पे थी, 5.8 पे थी
अब -5 पे चली गई है। इंडिया की जीडीपी इस वक्त 5.4 पे है। बांग्लादेश की जीडीपी इस वक्त आप देखें 3 के करीब है। ठीक है। अफगानिस्तान की जीडीपी पाकिस्तान से मतलब कि ज्यादा। जितने तो भी जो इसमें मुल्क जो है वो हम पे डिपेंडेंट थे, अब हमसे आगे निकल गए। ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस मुल्क के किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अब आबादी का तनासब देखें, 2% एनुअली इंक्रीज हो रहा है आबादी का। और अगर मौजूदा स्टेटस को, मौजूदा आबादी के स्टेटस को अगर आपने बरकरार रखना है तो आपको जीडीपी कम अज कम 3% लाजमी है। अगर इस वक्त -0.5 है, इसका मतलब है कि हमारा मौजूदा जो मयार जिंदगी है ये अगले साल आधा रह जाएगा। आधा नहीं, इसका इस मतलब काफी कम हो जाएगा, और इससे भी ज्यादा कम हो जाएगा। अगर देखें, एक तरफ आबादी सालाना 42 लाख यानी 500 करोड़ के करीब आबादी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जीडीपी हमारी कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो इस तरह हमारी देखें जो ज़रूरी पैदावार है वो इस साल पिछले तमाम सालों की निस्बत कम हो रही है। इसका मतलब है कि किसान जो है वो पहले से कम पानी लगा रहा है, कम फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, और उसके पास जो बीज का मयार है वो पहले से कमतर हो गया, क्योंकि उसकी जो आमदन है वो कम हो गई है। और महंगाई का बोझ आम आदमी पे चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसका डीजल भी बढ़ गया है और उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। उस वजह से हमारी मजमूई तौर पे कौमी पैदावार कम हो गई है, और कौमी पैदावार कम होने की वजह से हमारा मुल्क जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। और मौजूदा हुकूमत के पास मुझे कोई प्लान नजर नहीं आता। ये जैसे मुनीर साहब ने फरमाया, डिबेट नहीं कर रहे, तो डे टू डे सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज क्या करना है, और सिवाय ब्लेम गेम के और मुझे तो कोई पॉलिसी आगे नजर नहीं आ रही। नदीम साहब, आपके पास आना चाहूंगा, रियल एस्टेट सेक्टर से भी आपका ताल्लुक है, तो मतलब कि ये मामला जो है वो आपकी नजर से गुजरते होंगे। हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी डाउन हो रही है, कर्जों में इजाफा हो रहा है। तो सर, क्या वाकई हालात जो है वो इस कदर शदीद हो गए हैं कारोबार के कि हम लोग जो है वो कर्जों पे कर्जे लेते जा रहे हैं, कर्जों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता? उमर भाई, रेवेन्यू जनरेट करने का भी तो कोई तरीका होता है ना। उमर भाई, जब भी हम इकोनॉमी पे बात करेंगे तो उसको हमें सारे सर्कमस्टांसेस को सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप जाएं पिछली हुकूमत पे। हमारे पास 2-3 प्रॉब्लम पैदा हो चुके थे। आपने अभी बात की है, हनीफ साहब ने बात की है ग्रोअर की। ग्रोअर डेफिसिट में था, एग्रीकल्चर सेक्टर बड़े बुरे हालात में था, वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, इकोनॉमिक क्रंच चल रहा था। तो हमारी पिछली पूरी हुकूमत सिर्फ प्रोजेक्ट खेल रही थी। हमारी एक्सपोर्ट्स नील थी, एफएटीएफ पूरी तरह पंजे गाड़ के खड़ी हुई थी हमारे ऊपर। तो उन हालात में भी हमारे ऊपर कर्जों का बोझ चढ़ता रहा। उसके बाद ये नई गवर्नमेंट आई, नो डाउट, मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं, मेरा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, मगर मुझे कहने में कि हमने अभी 9 मूव थे, कुछ सीखने के फेज में चल रहे थे। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो कोरोना है। आप देखें कि 1935 के इकोनॉमिक क्रंच के बाद अगर कोई इतना बड़ा इकोनॉमिक क्रंच आया है तो ये कोरोना फेज है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी बाढ़ में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता जी। नहीं, आप कोरोना कंप्लीट करना था मुनीर साहब। ये जो 1 साल है हमारी मईशत तो कहीं, हम तो किसी बात की मूल ही नहीं है। आप देखें दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें हिल चुकी हैं। जो कुछ उनका जीडीपी कहां जा चुका है, उनकी प्रोडक्शन कहां पे जा चुकी है, वो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी एक क्रंच में चल रहे थे। तो जब इस क्रंच में इस 1 साल के अभी जो बात की है, आपने भी उसकी तारीफ की है कि जो डेट्स बढ़े हैं वो इस 1 साल के हैं। तो ये पूरा 1 साल जो है ये पूरा कोरोना ईयर है। तो उससे पीछे भी तो कितने सारे कर्जे पड़े हुए थे। एक मिनट, बड़े हुए थे। मुनीब साहब अगर देना चाहें हम इनको मार्जिन तो दे सकते हैं। फ्रांस की इकोनॉमी आप देख लें, अमेरिका की देख लें, मतलब इतने क्राइसिस बढ़ गए थे कि
इकोनॉमी तो डाउन हुई है, अब देखिए, कर्जों में इजाफा economy होना, down कर्जा लेके हुई मुल्क है। को चलाएंगे। देखिए इकोनॉमी डाउन हुई, एक मिनट जस्ट गिव मी मुल्क कैसे चलाएंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इकोनॉमी कोरोना ने सारी दुनिया की इकोनॉमी को मुतासर सही। किया, लेकिन उसने फिर भी बहुत सारे मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपनी इकोनॉमी संभाल ली है। हम तरक्की याफ्ता नहीं थे, मान लिया ना, नहीं थे, हम लेकिन तरक्की आपके पजीर पास थे। कोई गेम प्लान होना चाहिए ना। हाँ। अगर चाइना ना होता तो वी वुड हैव बीन वेरी सीरियस ट्रबल। मैं थोड़ा तो सा कोरोना में मुनीब- हमें चाइना ने बचाया। मुनीब साहब, लेकिन- आई बिलोंग टू फैसलाबाद। आप जाके देखें, मैं फैसलाबाद से सारी पावर लूम्स चल गई, यहाँ जाके हालात देखें, बेहतर हो रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्री लेकिन चल मसला पड़ी ये है, कर्जा कैसे नहीं, उतर आप गया? इसका इंडस्ट्री का excuse पहिया ना- घूमना ये शुरू हो गया है। reason जरूर है, मैं तस्लीम कर दूं, लेकिन आप इसका एक्सक्यूज ना लें कि जी कोरोना आ गया तो इसलिए हम डिलीवर नहीं कर हाँ, सकते। पर ठीक है, पहले भी हालात अगर आप खराब थे मुझे कोरोना मौका का। देंगे तो मैं थोड़ा सा जी जी, हनीफ अर्ज साहब, करूंगा हनीफ साहब। कि देखें, जैसे आपने फरमाया कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने सरवाइव किया और दूसरों ने नहीं किया, तो इसकी मिसाल आपके सामने इंडिया की है, बांग्लादेश की है, अफगानिस्तान की है, श्रीलंका की है। उनकी इकोनॉमी उस तरह से कोलैप्स नहीं की, और उनका डॉलर रेट आप देखें कि इंडिया का डॉलर रेट कहाँ पे है, बांग्लादेश का देख लें। बांग्लादेश का कहाँ पे है, अफगानिस्तान का कहाँ पे है, श्रीलंका का कहाँ पे है, और पाकिस्तान जो एक बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी बनता जा रहा था और ग्रो हो रहा था, और पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की बढ़ रही थी। आप देखेंगे इस वक्त ये एक साल को ना लें, आप पीछे चले जाइए, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, दिन ब दिन हर साल पहले की निस्बत चीजें डाउन जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब देखिए पाकिस्तान का इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ा है पिछले 3 साल में, 2.5 साल में, कि इस वक्त रुपया हमारा कहाँ स्टैंड कर है, और जिस मुल्क की करेंसी गिर जाती है उसकी इकोनॉमी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें मैं एक पॉइंट जरूर अर्ज करूंगा कि जब से ये थ्रेट ये चल रहा है नैब वाला कि जी फलां को पकड़ लें, फलां को पकड़ लें, तो आप देखें कि वो बिजनेसमैन जो कि इन्वेस्टर है, और जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा नहीं निकालता। आप देखें पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे थी, ये 54,000 पॉइंट पे थी। जो ही ये हुकूमत, नई हुकूमत आई थी, आपको याद होगा ये गिरकर 29,000 पे पहुंच गया बिल्कुल था, ठीक। और उसके बाद आज जाकर बड़ी मुश्किल से 43,000 पे पहुंचा है। और ये देखें, कोरोना से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कोरोना से पहले ये 29,000 पे चला। इट मीन्स कि जो इन्वेस्टर है उसका जो इतमाद है वो उठ गया था, और वो डर गया था, और उसका ख्याल था कि ये पैसा मुनीब साहब कहाँ को से बीच में आया, ऐड कर किधर देते गया। हैं। मुनीब साहब, हनीफ साहब ने भी कहा कि मतलब कि इसको उज़र नहीं बनाया जा सकता कोविड को इस हवाले से, लेकिन बहरहाल अब आप देखें कि सारी दुनिया की मईशत को जो है वो आलमी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं कि उनको नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से, लेकिन पाकिस्तान में हालात जो है वो काफी मुस्तहकम हुए हैं। फैसलाबाद जाके देख लें, सारी पावर लूम्स खुल गई हैं, और आपको जो है वो अब एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी है उनको करने के लिए। हमारे हालात कदरे बेहतर हैं, लेकिन फिर भी कर्जे कितों चढ़ गए सारे। देखिए मैं गुजारिश करूं कि ये फैसला पाकिस्तान को सिर्फ फैसलाबाद नहीं है, नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर तो है, वो मतलब खैबर कि से- ठीक है, रेवेन्यू तो जाता ना देखिए, आपका। मैं गुजारिश करूंगा, खैबर से कराची तक पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में और भी बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, फैसलाबाद एक अहम रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन मैं यहाँ आपकी खिदमत में गुजारिश करता चलूँ कि क्या कोरोना की जो वैक्सीन है अभी तक पाकिस्तान में आई है? सारी दुनिया में आ गई, यूरोप में आ गई, हमारे पड़ोस में 2.5 लाख लोगों को हमने कर दिए ट्रायल शुरू, शौकत खाना में ट्रायल शुरू हो गया था। देखिए आप ट्रायल शायद लेट है थोड़े से। आप ट्रायल शुरू होने के बाद लोगों को ट्रायल के लिए जब यानी वैक्सीन- पहले कि हम लोग खुद देखिए, बनाना शुरू कर दें। नहीं, यू आर बिट लेट, यू आर बिट लेट, आप हाफ भी लेट है सर। बिट लेनी टू लेट। वी आर टू लेट, यस, ठीक है जी। अब आप जब तक कोरोना की वैक्सीन लोगों को नहीं देते, और ये जो वैक्सीन आएगी ये पहली वेव की आएगी, सेकंड वेव की नहीं आएगी। तो मेरा मतलब ये है कि मिनटों में अपना सोर्स अगर बदल रहा है, कोरोना seconds में अगर source आपने बदलता है। कोरोना की आड़ लेनी है तो 100 बिस्मिल्लाह ले, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को वैक्सीन भी प्रोवाइड करें, ताकि लोगों को जो सेहत की सहूलत है, जो लोगों को सेहत की सहूलत है उनके डोर स्टेप से पहुंचे। अगर सारी दुनिया में आ सकती, मतलब इंडिया में आ सकती है, हमारे अभी कल मैं पढ़ा था कि 2.5 लाख लोगों को जो है उन्होंने दिए, तो हमारे यहाँ ये कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं आई? क्या उस पर ये भी कोई एक्सक्यूज है? क्या इसमें भी चाइना जो कि हमारा टाइम टेस्टेड और सीजन फ्रेंड है, जिसको कहते हैं हिमालय से ज्यादा ऊंची हमारी है, क्या ये चाइना से अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं पहुंची? चाइना इस वक्त शदीद नाराज है आपसे। नदीम साहब से उनका वर्डिक्ट ले लेते हैं। मैं अर्ज करूंगा जी मुनीब साहब, बात यह है कि आप हमारे इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। और उसके बाद फिर मैं पीछे जाऊंगा कि आप पिछले जब ये देखें कि 18 से 13 और 18 का पॉलिटिकल टेन्योर चल रहा था, तो एक एक मेंबर पार्लियामेंट को 2-2, 3-3 अरब रुपए की डेवलपमेंट ग्रांटें दी गई, तमाम लेविश प्रोजेक्ट हमारे शुरू किए गए। वो क्या था, सारा कर्जे पे चलते रहे,
और हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने अपनी इनकम कैसे बढ़ानी है। हम एक ही बात, हमने खर्चा बढ़ाया, इनकम कभी नहीं बढ़ाई। आज अगर हमारी इकोनॉमी में कहीं प्रॉब्लम आई है तो उसमें पुरानी वजूहात भी अपनी जगह पे थी, और नो डाउट कि मेरी ये गवर्नमेंट भी अभी तक प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकी, कि इसमें कुछ टीम की कमजोरियां मौजूद हैं और उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश हो रही है और की जाएगी। देखिए 2.5 साल हो गए, आपसे भी अपनी कमजोरियां दूर नहीं हुई। सर इसका एक मैं थोड़ा देखिए सा ना, पॉइंट ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी मैं 2.5 साल अगर में मैं मार्जिन तो दे दें, पहली बार है तो थोड़ा सा देख सर, के मैं, देख ले, हो सकता 5 साल बाद सही हो जाए। देखिए जो है ना, 2.5 साल का मार्जिन नहीं दिया जा सकता, दिस इज टू मच। ये जो आगे फिर आपके कर्जे पास की वही आ बात जाते हैं की, नवाज शरीफ साहब जिन पे खुद केस चल रहे हैं, आप अब्दाली साहब जमहूरियत जिन को पे खुद चलने केस दें, चल रहे हैं, आप नया कौन जमहूरियत को लाएंगे चलने सर? दें, लीडरशिप खुद ब खुद आएगी। नहीं सर, नहीं सर यहाँ पे मुनीब अपना सब ऐसे आएगी, जमहूरियत को चलने चलने देंगे दें। तो पीछे नवाज शरीफ साहब आएंगे, उमर साहब, फिर जो है वो पीपल पार्टी वाले आ आपने जाएंगे। जमहूरियत को चलने कब दिया? हर 10 साल बाद तो यहाँ मार्शल आ जाता है। 10 साल इनफ नहीं होते मुल्क सीधा करने के लिए। देखिए, सर, यहाँ पे कर्जे का 2.5 साल, थोड़ा सा- अच्छा यहाँ पे 2.5 साल पे आप रोला डाल रहे हैं तो 10 साल मैं ये कह रहा हूँ 2.5 साल में सिमत कोई नहीं है। उमर साहब एक मिनट सिर्फ, मैं मुनीर साहब को एक मिनट, आप कहते हैं कि हमें आप 2.5 साल नहीं देंगे। आप देखें, मैं अपोजिशन की एक पार्टी का नाम लेके कहता हूं, मुस्लिम लीग नून का, आप देख लें, एक बिजनेस एम्पायर का चीफ एग्जीक्यूटिव थे मियां शहबाज शरीफ, उनको 10 साल तक पंजाब की वजारत आला देकर ट्रेंड किया गया, ठीक है जी। उनके बड़े भाई मरकज में बैठे हुए थे, उनको वजारत आला दी गई कि वो ट्रेंड हो। कितने साल के बाद ट्रेंड होके एक वर्कर जो है एक अच्छा वजीर आला बना। नहीं, ट्रेनिंग ये जस्टिफिकेशन अब आप 2.5 साल में हमें कहते हैं कि आप अच्छा, मैं- throw them out। नहीं, ये उमर गलत। साहब एक जवाब देना चाहता हूँ बिल्कुल छोटा सा, शॉर्ट जवाब मुझे दीजिए, इजाजत मैंने दीजिए। ब्रॉडशीट पे बात करनी है, काफी अहम मामला है नदीम करप्शन साहब के हवाले से। नदीम साहब ने फरमाया कि इन्होंने कर्जे लिए थे, उन्होंने दोनों पार्टियों ने 30 सालों में 30 खरब कर्जा लिया, ऑन द रिकॉर्ड बात है। इस हुकूमत ने 2.5 साल में 36 खरब कर्जा लिया, इसकी क्या जस्टिफिकेशन? मेरे पास इसका एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, मेरे पास है। ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये ब्रॉड कंफर्म करने वाली बात, ये बात दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत ने 2.5 साल में वो कर्जा लिया जो दोनों हुकूमतों ने 36 पिछले- खरब नहीं सर, लिया, ये ऑन बात द इस रिकॉर्ड बात में इस बात आपको से एग्री अभी करते दिखा हैं, सकता हूं। और जो है बुलंदोबाग दावे जरूर किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि कर्ज नहीं लिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल कर्ज सबसे ये ज्यादा प्रोग्राम लिए के बाद में दिखा पिछली देता हुकूमतों से ज्यादा कर्ज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिया। नाज़रीन, ब्रॉडशीट का मामला काफी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। नैब के मामला जो अपोजिशन कह रही थी कि एकतरफा कार्रवाई की जाती है सिर्फ हमारे खिलाफ, जो बाज़गश बहुत बातें कर रही है ब्रॉडशीट के हवाले से, लेकिन आज तक बता नहीं पा रहा। ये बताते हैं कि ब्रॉडशीट क्या है और जो है वो किस तरह से क्या केस चल रहा है, क्या जुर्माना हुआ, किस तरह से जो है वो हारे हम, और जो है वो कैसे जो है वो उस जो जुर्माना हुआ उस पर सूद चढ़ता गया, क्या मामला थे। मुनीबुल हक साहब, सुनने वालों को ये बताइए कि ब्रॉडशीट का मामला शुरू कैसे हुआ था और बेसिकली ये चीज है क्या? देखिए, ब्रॉडशीट बुनियादी तौर पर एक बरतानवी नजाद एसेट रिकवरी कंपनी है जो पाकिस्तान से, मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली, हाथ कर गई है, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया मिडल मैन के जरिए, कई लोगों के जरिए, कि जी आपके जो जेंट्री के लोग हैं, जो टॉप हाई प्रोफाइल लोग हैं, हम उनके एसेट्स की रिकवरी करते हैं। और मनीब साहब, मेरी यहाँ पे मैं- एक चीज ऐड कर दूं, शुरू में ऐड कर दूं ताकि आपको भी आसानी हो जाए कि जिस वक्त मुआहदा किया गया था ना हुक्मरानों की जानिब से, उस वक्त इस कंपनी को बने सिर्फ 2 महीने हुए। चलिए, उस टाइम ये चीज नहीं सोची देखिए, थी जिसने मुआहदा किया, ये बात आप उनसे क्या पूछ सकते हैं। देखिए, जब ये मुआहदा हुआ तो उस वक्त हुकूमत परवेज मुशर्रफ की थी, बिल्कुल right? सही। अच्छा, अब जब आप सन ये 2000 में, अब जी 2000 में, अच्छा, अब जब ये प्रॉब्लम्स हुई है, अच्छा, ये अभी तक पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल रहा है, अभी 100% ओपन नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। रोजाना हम देखते हैं कोई ना कोई इसकी नई डायमेंशन सामने आती है, और बुनियादी तौर पर हुकूमत ने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया कि एक कमेटी बनाई है जो आफ्टर 45 डेज जो है वो इसकी तहकीकात करेगी, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से इसकी सुनवाई में एक इंक्वायरी कमेटी की भी मंजूरी ली गई है। मेरा ख्याल है कि हमें इसको उतनी देर तक नहीं देखना चाहिए जितनी देर तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती थी, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें लेन देन मुलव्वस है, तो जब तक कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता। मौसूवे साहब की जो है वो स्टेटमेंट भी तो काफी जो है वो रखती देखिए, है ना, ही इज अ पार्टी। देखिए, जब एक तनाज़े में मुख्तलिफ फरीक होते हैं तो हर फरीक का अपना मौक़िफ़ होता है। वो तो कहते हैं जी हमने स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश किए थे जो इन्होंने डील कर ली है। देखिए, अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एक बड़ी अच्छी बात की, हुकूमत ने कहा कि नैब के साथ और जो ब्रॉडशीट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो हम कौम के सामने रखेंगे। वो देखिए, हर एग्रीमेंट के अंदर कुछ लूप होल्स भी होते हैं, कुछ दोनों फ्रीकैन के दरमियान कुछ चीजें जो हैं वो अंडर हैंड भी तय होती है, लेकिन जब तक वो बेसिक एग्रीमेंट सामने नहीं आता नैब का
और ब्रॉडशीट का। तो सीक्रेट एग्रीमेंट था, तो वो देखिए नहीं ये सामने आ जाएगा ना, जब आप एक डॉक्यूमेंट देखिए तो आपको अंदाजा हो जाता है। फाइन तो पे नहीं देखिए जब आप एक डॉक्यूमेंट देखते हैं तो ये चीज तय हो जाती है कि आपने क्या चीज तय की और क्या चीज अंडर द टेबल हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हमें उसका इंतजार करना चाहिए, वो शायद जल्द आ जाएगी, उसके बाद सूरत वाज़ेह होगी। हनीफ अंजुम साहब, मुझे इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगा, बेसिकली ऊंट किस करवट बैठेगा? ब्रॉडशीट का मामला ले तो नहीं डूबेगा? जी, मुझे अर्ज करने की इजाज़त हो तो मैं अर्ज करता हूँ कि ब्रॉडशीट कंपनी जब बनाई थी 2000 में परवेज मुशर्रफ ने, तो मैं ये बनाई नहीं थी, उस टाइम नैब बनाई थी, नैब बनाई थी, ब्रॉडशीट से मुआहदा किया, एग्रीमेंट नैब ने किया था। मैं अर्ज करता हूँ, नैब बनाया था 2000। नैब ने जब कहा उनसे, तो उनके पास जो जेरी जेम्स थे अमेरिकन, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी कंपनी, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बताया नहीं जनरल अमजद साहब को, बल्कि हकीकत ये थी कि उसके पीछे ऑलरेडी उनके कुछ वकला जो हैं वो डिफॉल्टर थे। सही है। तो उन्होंने उस अपनी चीज़ को कवर करने के लिए एक नई कंपनी फोर्ज की, एक नई कंपनी लॉन्च की, और जिसको 3-4 हफ्ते उसकी एज थी, और उसको ब्रॉडशीट LLC के नाम से ब्रॉडशीट कंपनी एक बनाकर, और ये पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया गया, और मुआहदा ये था कि जितनी रिकवरी होगी उसका हम 20% आपको देंगे। तो उस कंपनी ने कुछ एसेट्स डिस्कवर भी किए, जिसमें जनरल एडमिरल मंसूर थे, और ये आफ्ताब शेरपाव थे, इनके वो सबमरीन का वो जो केस आप सब लोगों को मालूम है, अगस्ता बी, उसमें अच्छा, बेसिक पर्पस इसका ये था कि नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और जरदारी साहब और 200 लोगों के नाम थे जिनके खिलाफ जो है वो तहकीकात करने का कहा गया था जनरल टाइप परवेज मुशर्रफ साहब की जानिब से, और जो है नैब बनाई गई थी और कहा गया था पैसे रिकवर करवाएं। देखिए, जब बेसिक पर्पस ये जब हम विक्टिमाइजेशन के लिए कोई इदारा बनाएंगे, कोई कंपनी बनाएंगे, कोई चीज बनाएंगे, तो उसके अंदर फिर लो पोल्स आएंगे, और इसी तरह ये कंपनी बनी, और इसमें आप देखें आज किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये भी पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक बहुत बड़े एक क्राइसिस में मुब्तला करने की मुझे तो एक साजिश लगती है, कि पहले नवाज शरीफ को एक डिफाल्टर और एक चोर डिक्लेयर किया गया, जरदारी को किया गया, आज वो वक्त आ गया कि इमरान खान को भी लोग कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस, और इधर से मेलाफाइड वो मतलब आ रहे हैं, उधर से आर्मी के लोगों के नाम आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नाम आ रहे हैं, जर्नल्स के नाम आ रहे हैं। तो ये हमारा फिर कौन सा तबका बचेगा जिसकी प्रेस्टीज बचेगी? तो इट मीन्स कि पूरे पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन है, क्या सब ही इस के अंदर शामिल हैं? और ये एक मैं समझता हूँ कि एज ए होल, एज ए नेशन, एज ए कंट्री, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जिस तरह से कौवे मूसवी रोजाना एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलता है, और वो एक पूरी दुनिया में एक इस वक्त मोस्ट डिस्कस्ड पर्सन है, मतलब सबसे ज्यादा उस बंदे को डिस्कस किया जा रहा है हर चैनल पे, और चैनल पे वो जा जाकर इंटरव्यू दे रहा है, और उनको बुला बुला के इंटरव्यू दे रहा है कि ये मेरे साथ हुआ और ये मैंने किया, और इसमें फलां बंदा शामिल है, फलां बंदा शामिल है। तो इसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो भी चुका है और हो भी रहा है, और हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारा जो कौमी वकार है, उसको शदीद दचका लगा है और मजीद लग रहा है। और मुझे लगता है कि आगे जाके हमें ये शो किया जा रहा है कि जैसे वी आर जस्ट ए बनाना रिपब्लिक, और हमें कोई भी बंदा लूट सकता है, कोई भी बंदा पाकिस्तान को किसी तरफ भी ले जा सकता है, और इससे हमारी बहुत बदनामी हो रही है और आइंदा भी होगी। अच्छा, नदीम कासिम खान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताएं, ब्रॉडशीट का मामला जो है वो काफी शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और जो है वो एकतरफा कार्रवाई कहा जा रहा था। जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके ऊपर भी अपोजिशन वाले भी जो है वो काफी बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं नैब क़यामत तक मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस साबित नहीं कर सकती। सर, ये किस करवट बैठेगा ऊंट, और ये ब्रॉडशीट का मामला जो है वो किस तरह से हल होगा? मौसवी साहब जो है वो तो हंगामे पे हंगामा कर रहे हैं। वो उमर भाई, इस पे ना अभी सारी ब्लेम गेम चल रही है। बिल्कुल ठीक। ऑन द रिकॉर्ड अभी तक ब्रॉडशीट के मामले में कोई एक ऐसा इशू नहीं है जिसका कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सामने आए, और उसके पीछे दो फैक्टर्स हैं। एक तो जो अपोजिशन और गवर्नमेंट का फील्ड गर्म है, दूसरी वजह यह है कि आजकल आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया वार चल रही है। बिल्कुल ठीक। और इसमें इंडियन जो मीडिया है, दे हैव द इन्वॉल्वमेंट हो सकता। और उसके लिए मैं आपको अर्ज करूंगा कि इस मामले में अभी मुनीर साहब ने भी थोड़ा सा इशारा किया है, एग्री करेंगे, हो सकता है, मुनीर साहब एग्री करेंगे वाले की नहीं कि इसमें अभी तक ऑन द टेबल हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आई,
और पहली गवर्नमेंट ने पहली दफा अक्लमंदी का सबूत दिया है कि उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो इसके सारे फैक्ट्स को आपके सामने लेके आएगी। हाँ, उसके बाद अगर कोई गिल्टी होता है तो उसकी सजा जजा के बारे में सोचा जा सकता है। अभी मैं समझता हूं कि हमारी कौम को, हमारे मीडिया को इस ब्लेम गेम से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, ना कि हम इंडियन मीडिया वार को सपोर्ट कर दें। बिल्कुल ठीक। अब नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम के टॉपिक्स को और बात करेंगे अमेरिकी इलेक्शन के ऊपर जो है वो फाइनली जो बाइडन ने हलफ उठा लिया है अमेरिकी सदर की हैसियत से, और जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हामियों ने काफ़ी हंगामा खड़ा किया हुआ था, और बज़ाहिर तो ऐसा कभी देखने में नहीं आया। कोई दूसरी जो पार्टी जीतती है अमेरिका के इलेक्शन के अंदर, एक पार्टी जो है आराम से बैठ जाती है हार के, ऐसा पाकिस्तान में होता था, लेकिन इस बार जो है वो अमेरिका में भी जो है वो काफ़ी शिद्दत के साथ हुआ है और एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। जो ट्रंप साहब के हामी हैं वो बाहर निकले और बाकायदा तौर पे जो है वो एहतजाज किया। 25,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। 12 लोगों को जो है वो सिक्योरिटी अमूर से हटाया भी गया कि कहा गया कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो डिफरेंट जो है वो तबकात से हैं जिसके नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग। अब जो है वो जो बाइडन साहब ने हलफ चूंकि उठा लिया है, तो सवाल मैं मुनीबुल हक साहब से ये करना चाहूंगा कि पॉलिसियों में क्या तब्दीली आएगी? क्या ट्रंप साहब की तब्दीलियों को पॉलिसियों को लेकर चलेंगे, या जो बाइडन साहब जो है वो अपनी तब्दीलियां जो है वो लेकर आएंगे, अपनी पॉलिसीज बनाएंगे? शुक्रिया उमर। देखिए उमर, डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी पॉलिसी में बहुत कंसिस्टेंट होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो बाइडन है ये 46वें सदर के तौर पर उन्होंने हल्फ उठा लिया है। हम बैसियत पाकिस्तानी उनको वेलकम करते हैं। वो एक बहुत ही सीजन्ड, एक मजे हुए तजर्बाकार फॉरेन पॉलिसी के 3 दफ़ा वो चेयर सेनेट की फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस कमेटी के वो चेयरमैन रहे। तो उनमें हर वो खूबी है जो कि एक प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। मुतदल मजाज हैं, मामलात को समझते हैं, मामलात को चलाते रहे। काफी बार वाइस 30 साल वो सेनेटर रहे, 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट ले, तो पाकिस्तान के लिए वो अजनबी नहीं थी। प्रेसिडेंट जरदारी ने 2010 में जब उनको हिलाल पाकिस्तान दिया था तो उनकी सर्विसेज का इतराफ़ किया था, और वो हमेशा पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रहे और हमेशा उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के साथ होस्टाइल नहीं हुआ। आपने पूछा कि पॉलिसी क्या होगी। देखिए, जो 3 डिबेट्स हुई हैं सितंबर में और अक्टूबर में, उसमें उन्होंने साउथ एशिया डिस्कस नहीं किया, ना ट्रंप ने डिस्कस किया, ना उन्होंने डिस्कस किया। मुझे जो मैं फोरसी करता हूँ ये कि कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आएगी अमेरिकन पॉलिसी में। इस वक्त जो अमेरिकन कांग्रेस है वो नेक टू नेक चाह रही है। 50 मेंबर्स हैं सेनेट में डेमोक्रेट्स के, रिपब्लिकन्स के, और जो कास्टिंग वोट है वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस करेंगी तो फिर जाके बिल पास होगा। अच्छा, रिपब्लिकन्स जो हैं थोड़े से ज़्यादा हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है, लेकिन अब ऐसे में देखना ये है कि वो मामलात कैसे चलाते हैं। जो पहली तरजीह होगी उनके साथ, जो मुझे लगता है चाइना के साथ रिलेशनशिप होगी। उनकी कोशिश होगी कि चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर है उसको थोड़ा सा वो स्लो डाउन करें। फिर वो उनकी दूसरी तरजीह होगी ईरान के साथ जो P5+1 एग्रीमेंट था उसको वो किसी ना किसी तरह से रिवाइज करके बहाल करना चाहेंगे। वो बहाल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस में थम्पिंग खासी बहुत टफ अपोजिशन है रिपब्लिकन्स की। रिपब्लिकन्स आसानी से उनको हुकूमत नहीं करने देंगे। कमिंग बैक टू साउथ एशिया में अब मैं आपको गुजारिश करता चलूँगा, सुबह जब आपके प्रोग्राम की तैयारी में कर रहा था तो जो बाइडन की टीम में 16 इंडियन एडवाइजर्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के 2 पाकिस्तानी नज़ात जो हैं वो उनकी टीम में मौजूद है। तो कोई आसानी से स्पेस नहीं मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग है वाशिंगटन में उसको तेज़ करें, यूएनओ में जो अपनी लॉबिंग है उसको तेज़ करें, और हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको लुक आफ्टर किया जाए ताकि अमेरिका में पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज उभरे, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल के हिंदुस्तान अपनी लॉबिंग के बलबूते का एक बार फिर ठीक है। हनीफ अंजुम साहब ऐड कीजिएगा इसके अंदर जो है वो जो बाइडन इंतजामिया के आने से पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत जो है वो पाकिस्तान इससे लगा सकता है? हालात बेहतर होंगे या जूं के तू रहेंगे? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पिछले अगर आप सालों की पिछली हुकूमतों के अगर आप तजज़िये करें और देखें कि अमेरिकन पॉलिसीज़ क्या रही हैं, तो आप देखें कि उनकी पॉलिसीज़ में एक तसलसल होता है। कभी भी प्रेसिडेंट के चेंज होने से उनकी पॉलिसीज़ में कोई वाज़ा फ़र्क नहीं आता, थोड़ा बहुत टिल्ट ज़रूर आ सकता है। तो चूँकि ये बिहेवियर वाइज आप कह लें कि जो बाइडन जो हैं ये एक ज़रा डिसेंट किस्म के इंसान हैं, और ट्रंप की ज़रा पर्सनैलिटी और टाइप की थी। तो इस लिहाज से हमें इमोशनली और साइकोलॉजिकली तो हम कह सकते हैं कि हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उनके बात करने का अंदाज उस तरह से अग्रेसिव नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो है वो उनकी, आपको पता है जो कांग्रेस होती है, सेनेट होती है, वो उसी तरह ही पॉलिसीज अपनी लेकर चलते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज बड़ी कंसिस्टेंट होती हैं।
ओवरऑल हमें कहना चाहिए कि हमें एज पाकिस्तानी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और पूरी दुनिया के साथ हमें अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। इस वक्त हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात आपको पता है स्ट्रेन में आ चुके हुए हैं सीपैक की वजह से। सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन हैं। हमारे टर्की के साथ वो वाले ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले थे। और हमारे इसमें मैं ज़रूर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि समझ लें कि अक्ल कुल है, वो जहाँ जो मुंह में आता है माशाल्लाह से वो बोलते जाते हैं। कभी वो मलेशिया के हक में बोल देते हैं, कभी महातीर मोहम्मद के हक में बोल देते हैं, कभी जर्मनी और जापान को हम कभी जनाब वो टर्की के वो जो गलती हो जाती है, हैं उर्दगान उनकी तारीफें शुरू कर देते हैं। कभी कह रहे हैं अर्तुगरुल ड्रामा देखें। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज जो है उसकी क्या क्या कीमत है, क्या कीमत मुल्क को अदा करनी पड़ती है। जब वो महातीर की तारीफ करते हैं तो मलेशिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, वो आउट है। और आप देखें कि मलेशिया ने पाकिस्तान का त्यारा रोक लिया और मुसाफिर नीचे उतार दिए। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह हर मुहाज पे बिल्कुल पिट चुकी है, फेल हो चुकी है। हमें ठीक है नदीम कासिम खान साहब, आपसे भी वर्डिक्ट लेना चाहूंगा आपका। अब बताएं मुझे क्या होगा जो बाइडेन के आने से, जरा शॉर्ट कमेंट दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, मैंने सेनेट इलेक्शन की भी बात करनी है। जी, जो बाइडेन के आने से देखें हमारा जो एसेट्स है ना वो हमारी हैं फॉरेन रेमिटेंसेस और हमारा मिग्रेंट। आई फील कि हमारा मिग्रेंट एक रिलीफ फील करेगा। ट्रम्प बड़ा रैश और अग्रेसिव आदमी थे, तो उन्होंने हमारे इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी। इवन दैट के जो हमारे ग्लोबल स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे एक क्रंच में जा चुके थे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हमारे लिए जो चीज़ चेंज लाएगी वो है अफगान पॉलिसी। अफगान पॉलिसी अगर हमें हमारे खत्ते में किसी चीज़ ने कंफर्टेबल करना है वो अफगान पॉलिसी हो। मैं समझता हूँ कि अफगान पॉलिसी में बाइडेन साहब के दौर में कोई ना कोई चेंज ज़रूर आएगी बाइडेन के दौर में, और उससे हमें हमारी प्रॉब्लम्स कुछ कम होगी। और दूसरी बात जो हमारे लिए एक सबक है कि हमारी अपोजिशन आप देखें कि हमेशा जमहूरियत का भाषण देते थकती नहीं। आज देख लें कि उन्होंने अमेरिका ने भी हमें ये बात सिखा दी है कि हर जगह हर स्टेट को चलाने के लिए उसका स्टेक होल्डर जो है वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट होती है, और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी आपके सामने आ चुका है। और अब हमें आंखें खोल के समझना चाहिए कि एक सॉवरेन स्टेट की तरह हमने कैसे जीना है। ठीक है नाज़रीन, अब बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में जो है वो सेनेट इलेक्शन के ऊपर जो है वो मुल्क के हालात जो है आपके सामने ही है। पीडीएम जो है वो इत्तेहादी जमातें एक तरफ हैं तो पीडीएम जो है वो एक जानिब है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने भी जो है वो अपनी डिमांड्स रख दी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आगे। जो है वो वज़ीर आज़म को सीटों की लिस्टें भी जो है वो भिजवा दी गई हैं। अब सेनेट इलेक्शन को जो सबताश करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है हुकूमत का कि अपोजिशन वाले जो हैं वो इसको ख़राब करेंगे। मुनीबुल हक साहब, क्या ऐसा ही है? सही समझ रहे हैं? देखिए उमर, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान एक फेडरेशन है तो वो सिर्फ एक अदारे की वजह से है, उसका नाम है सेनेट ऑफ पाकिस्तान। देखिए तीनों अदारे, तीनों सूबे मिलके वो कंस्टिट्यूट नहीं करते जो कि सिर्फ पंजाब की कौमी असेंबली में सीटें हैं। अब अगर उनको बैलेंस करने के लिए जब ये सेनेट बनाई थी जुल्फिकार भुट्टो ने, तो तय किया था कि तमाम सूबों की बराबर की नशिस्तें होंगी। ठीक है, ये जिस किस्म की ये जो बात आप फरमा रहे हैं ये रूटीन मैटर है, अपनी डिमांड्स होती है, अल्टीमेटली ये सेटल हो जाता है। लेकिन देखना ये है कि क्या सेनेट की जो पोजीशन आएंगी उसके बाद हुकूमत ये नहीं कह सकेगी कि कल को उनके पास लेजिस्लेशन की पावर नहीं थी। आज हुकूमत 6 या 7 सीटों से ज्यादा है कौमी असेंबली में, तो कल को वो हुकूमत के खात्मे पर ये कह सकती है कि जी हमारे पास तो अक्सरियत नहीं थी, अगर सेनेट में अक्सरियत होती तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। मेरा ख्याल है आखिरी बहाना भी हुकूमत के पास खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने 2.5 साल में लेजिस्लेशन के महाज पर कुछ नहीं किया। जो मैंडेट होता है बुनियादी तौर पर वो लेजिस्लेशन का होता है। फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी ये बाद में आती हैं, और ये एहतसाब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि जब उसके पास सेनेट की अक्सरियत आ जाए तो वो ऐसी लेजिस्लेशन करे कि जिस तरह के ऐसे कवानीन बनाए कि कोई करप्शन ना कर सके। ठीक है, मैं समझता हूँ व्हाइट कॉलर के खात्मे के लिए पाकिस्तान में अभी तक कोई कानून नहीं है। जो लोग बाहर चले गए हैं, जो लोग बाहर दौलत ले गए, उसके बारे में ऐसे कवानीन बनाए जाए
कि ऐसी की तैसी करके वो दौलत जो है वो सारी वापस ली जाए। हुकूमत के पास एक बड़ा अच्छा मौका है, हुकूमत के पास 54 सीट वोटिंग आउट ऑफ 100। उसके बाद हुकूमत नहीं कह सकती, हुकूमत को कानून बनाने चाहिए, मौसर कानून, ताकि एहतसाब। हनीफ अंजुम साहब, मुझे ये बताइए, मनीबुल हक साहब ने काफी खूबसूरत बात की, अब ये बताएं कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, क्या हुकूमत जो है वो अक्सरियत ले जाएगी? मुझे तो इसमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत के जो अरकान हैं वो इस वक्त काफ़ी इधर उधर देख रहे हैं और वो प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसी से बहुत सारे पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो नाला नज़र आ रहे हैं और वो अपनी बात कह नहीं पाते। और ये कोयटा के वाक़या ने भी इस चीज़ को वाजह किया है। सही। नदीम अफजल चंद का जो इस्तीफ़ा है वो भी बिल्कुल एक ठीक। दलील है, लेकिन वो कल कह का रहे हैं जो मैं इलेक्शन साथ ही हुआ है रहूंगा। वो भी एक दलील है। तो इस वक्त वो क्यों कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन होने चाहिए? पहले तो वो बड़े खुश थे कि जी सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और उस वक्त इनको बड़ी एक यकीन था कि इस तरह हम जीतेंगे। इस वक्त इनका वो जो यकीन है वो शेकी हो चुका है और सिंध के अंदर से कोई 25-30 अराकीन की खबरें आ रही हैं कि वो पर तोल रहे हैं दूसरी तरफ जाने के लिए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान हुकूमत शदीद प्रेशर में है, शदीद दबाव में है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो प्रेशर आया है उसने आगे वो प्रेशर आगे शिफ्ट कर दिया है। तो कल का जो मज़ारा हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, तो इसलिए वो प्रेशर आगे एमपीएस एमएनएस के ऊपर आ रहा ठीक है। है और वो उसकी सेनेट में नदीम ज़्यादा कासिम खान नुमाइंदगी साहब, नहीं नदीम होगी। कासिम मेरा ख्याल खान है कि साहब, वो लूज करेंगे। मुझे आप भी यही बताइएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, अपोजिशन जो है वो क्या मैदान मार लेगी या हुकूमती जो पार्टी है वो अक्सरियत लेगी और मुल्क का जो है वो निज़ाम चलाएगी? देखें जी, अपोजिशन की हमेशा कोशिश होती है कि गवर्नमेंट को डिस्टेबल किया जाए, वो अपने काम में लगे हुए हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट भी इस काम में बेखबर नहीं है। सही। दे विल ट्राई देयर बेस्ट और रिजल्ट मेरे ख्याल के मुताबिक रिजल्ट जो जितना जितना इनका मार्जिन है उसके मुताबिक ही रहेंगे। ठीक है, बहुत मगर शुक्रिया। एक बात मैं अर्ज कर दूं इसके साथ कि ये आज नहीं 73 साल से होता है कि सेनेट इलेक्शन में छोटा मोटा डिस्टेबलाइजेशन होती रहती होती है। रहती है। ये पावर गेम का हिस्सा होती है। हिस्सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम कासिम खान साहब, आपने वक्त दिया, और हनीफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। मनीबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी मुफस्सल तज्ज़िया देते हैं अपना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़िम, देखना ये है कि अब सेनेट इलेक्शन चूँकि आने वाले हैं और कौन जीतता है कौन हारता है। हनीफ अंजुम साहब का ख्याल है कि मामला बदलेगा, अपोजिशन जो है वो मैदान मारेगी और ये तो वक्त ही बताएगा क्या होता है। बहरहाल हालात काफ़ी कशीदा है, मुल्की कर्जों में काफ़ी इजाफा हो गया है, कोरोना की दूसरी लहर ने भी काफ़ी खतरा मचाया हुआ है, स्कूल्स खुल गए हैं और जो है वो मामला जो है वो चलने की तरफ आ रहे हैं। और आपसे यही गुजारिश है टैलेंट न्यूज़ की जानिब से कि SOPs जो हुकूमत ने बताए हैं कोरोना के हवाले से उनको ज़रूर अपनाइए। घर से जब बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगाइए, हाथों पे ग्लव्स पहनिए, खुद भी महफूज रहिए और अपने प्यारों को भी महफूज रहिए। समात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।